एक खबर जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एक खबर जिसने ये विश्वास दिला दिया कि लाइफ इज रियली सो अनप्रिडिक्टेबल। जीवन का सच में कोई भरोसा नहीं। यह बात हो रही है अहमदाबाद प्लेन क्रैश की, जिसने इस वक्त सबको सदमे में डाल दिया है। हर न्यूज चैनल पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह बस अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबरें, उस खौफनाक मंजर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस खबर पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। मामले की जांच हो रही है। जिस जगह ये हादसा हुआ वहां की गहराई से जांच हो रही है। इस जांच में कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है वो है ब्लैक बॉक्स। वो ब्लैक बॉक्स जो घटना स्थल से मिला है, जो इस प्लेन क्रैश के कई गहरे राज खोल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स आखिर होता क्या है, ये करता क्या है, और जब पूरा प्लेन जल जाता है तो ये सुरक्षित कैसे बच जाता है। सबसे जरूरी, कैसे इस ब्लैक बॉक्स से प्लेन क्रैश की गुत्थी सुलझ सकती है। और जो सवाल इस वक्त सबकी जुबान पर है कि आखिर एयर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन 12 जून की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद कैसे क्रैश कर गया, जिसका जवाब देगा प्लेन के अंदर ही एक कोने में रखे जाने वाला ये छोटा सा बॉक्स, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। तो ये सब जानने से पहले शुरुआत इस ब्लैक बॉक्स के इतिहास से करते हैं। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार 1993 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डेविड वॉरेन ने पहली बार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विचार दिया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ही वो ब्लैक बॉक्स है जो होता तो ऑरेंज कलर का है, लेकिन इस ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। वॉरेन 1953 में दुनिया के पहले कमर्शियल जेट विमान कॉमेट की दुर्घटना की जांच कर रहे थे, और उन्होंने सोचा कि किसी एयरलाइन दुर्घटना की जांच के लिए कॉकपिट, यानी जिसमें पायलट बैठे होते हैं, उसमें आवाज़ों की रिकॉर्डिंग करना मददगार साबित होगा। जब 1934 में ऑस्ट्रेलिया में वॉरेन के पिता की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब उन्होंने CVR बनाने का ठाना। फिर वॉरेन ने 1956 में एक प्रोटोटाइप का डिज़ाइन और निर्माण किया, लेकिन अधिकारियों को ये समझने में कई साल लग गए कि ये उपकरण कितना मूल्यवान हो सकता है। और जब उन्हें इसकी वैल्यू समझ आई तो दुनिया भर के कमर्शियल एयरलाइनों में इसे स्थापित करना शुरू कर दिया। ब्लैक बॉक्स में 2 डिवाइस शामिल होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB के अनुसार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रेडियो प्रसारण और पायलट की आवाज़ और इंजन शोर जैसी आवाज़ों को जमा करने में मदद करता है। NTSB ने कहा कि जो कुछ हुआ उसके आधार पर जांचकर्ता इंजन के शोर, स्टॉल चेतावनियां और अन्य क्लिक और पॉप पर बारीकी से ध्यान दे सकते हैं, और उन आवाज़ों से जांचकर्ता अक्सर इंजन की स्पीड और कुछ सिस्टम फ्लेयर का निर्धारण कर सकते हैं। मतलब ब्लैक बॉक्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है जो पायलट की आवाज़ें और इंजन की शोर जैसी आवाज़ों को आसानी से सुन लेता है और उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है। तो हमने आपको जानकारी दी CVR के बारे में, अब आपको बताते हैं कि FDR क्या होता है। FDR का मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, प्लेन जो प्लेन की ऊंचाई, हवाई की गति और दिशा पर नज़र रखता है। ये फैक्टर कम से कम उन 88 मापदंडों में से है जिनकी नए बने प्लेन को निगरानी करनी चाहिए। कुछ रिकॉर्डर प्लेन के विंग यानी पंख के फ्लैप की स्थिति से लेकर स्मोकिंग अलार्म तक 1000 से अधिक अन्य विशेषताओं की स्थिति जमा कर सकते हैं। NTSB के अनुसार वो जमा की गई जानकारी से फ्लाइट का एक कंप्यूटर एनिमेटेड वीडियो तैयार कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये जांच में भी मदद करता है। NTSB के मुताबिक एक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर 25 घंटे की जानकारी रखता है। डेटा का शुरुआती मूल्यांकन जांचकर्ताओं को 24 घंटे के भीतर दिया जाता है, लेकिन विश्लेषण कई हफ्तों तक जारी रहता है, और इस तरह से ये मददगार साबित होता है। तो देखिए, बेसिकली माइक्रोफोन इसमें होता है जो आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। ये माइक्रोफोन आमतौर पर कॉकपिट की छत, पायलटों की हेडसेट और दूसरी जगहों पर लगे होते हैं। दूसरा, CVR में एक मेमोरी यूनिट होता है जो ऑडियो डेटा को डिजिटल तरीके से स्टोर करती है। पुराने CVR में टेप का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब आधुनिक CVR पूरी तरह डिजिटल है। इसमें लूप रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है जो लगातार रिकॉर्ड करता है, लेकिन ये एक लूप सिस्टम पर काम करता है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ आखिरी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग ही रखता है। पुरानी रिकॉर्डिंग अपने आप वहाँ से मिट जाती है और नई रिकॉर्डिंग्स उसकी जगह ले लेती हैं।
सीवीआर को विमान की बिजली से पावर मिलती है, लेकिन इसमें एक बैकअप बैटरी भी होती है जो क्रैश के बाद भी कुछ समय तक काम करती है। इसका जो रंग होता है वो इसके बिल्कुल वास्तविक रंग से अलग होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऑरेंज कलर का होता है, और ख़ास बात ये है कि इसका कलर ऑरेंज इसलिए रखा गया है जिससे हादसा होने पर मलबे में इस डिवाइस को आसानी से ढूंढा जा सके। जैसे ये अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश के मलबे में आसानी से मिल गया, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि ये एक ऑरेंज कलर का बना हुआ है। अब इसको ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है ये भी बता देते हैं। देखिए, इसका एक कारण ये हो सकता है क्योंकि ये एक जटिल उपकरण होता है जिनका आंतरिक कामकाज आम लोगों के लिए रहस्यमयी होता था। जैसे इंजीनियरिंग में किसी अनजान सिस्टम को ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, तो हो सकता है कि लोगों ने इसको उस वक्त से ही ब्लैक बॉक्स कहना शुरू कर दिया। अब सवाल ये भी कि जब जब प्लेन क्रैश होता है तो पूरे प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं, सब कुछ धुएं में तब्दील हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, तो फिर ये ब्लैक बॉक्स कैसे बच जाता है? ये बच जाता है क्योंकि इसे आमतौर पर प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जो एक ऐसा हिस्सा माना जाता है जिससे दुर्घटना में कम से कम नुकसान होने की संभावना होती है। जब कोई प्लेन पानी में क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स के अंदर लगे बीकन सक्रिय हो जाते हैं और 14,000 फीट की गहराई से सिग्नल भेज सकते हैं। अगर ये समुद्र से बरामद किया जाता है तो इस पर लगे नमक को हटाने के लिए ब्लैक बॉक्स को पहले उपचारित किया जाता है और फिर कई दिनों तक अंदर सुखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मेमोरी की जांच के बाद आवश्यक मरम्मत की जाती है। इसकी फ्लाइट डेटा को फिर से रिकवर करने के लिए चिप्स की जांच की जाती है, जिसका मतलब है कि ब्लैक बॉक्स को हाई प्रेशर, आग और गहरे समुद्र के दबाव का सामना करने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। ये टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसी मजबूत सामग्री से बना होता है। वहीं जो ब्लैक बॉक्स का दूसरा हिस्सा यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसे विमान के कॉकपिट के अंदर रखा जाता है। अब बताते हैं कि ये जांच में किस तरीके से मददगार साबित होगा। पहले तो इससे घटनाक्रम को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि सीवीआर से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या फैसले ले रहे थे और विमान में असल में दिक्कत क्या थी। सबसे खास बात, अगर पायलटों ने कोई गलती की है, जैसे गलत बटन दबाया है या एटीसी के निर्देशों का पालन नहीं किया, तो सीवीआर इसे रिकॉर्ड करता है, जिससे ह्यूमन एरर की भी जांच हो जाती है। इससे तकनीकी खराबी का भी पता चलाया जा सकता है, क्योंकि कॉकपिट में आने वाली चेतावनियां या असामान्य आवाज़ें जैसे इंजन की खराबी भी सीवीआर में रिकॉर्ड होती है, जो तकनीकी कारणों को समझने में मदद करती है। यही नहीं, सीवीआर रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कोर्ट या बीमा जांच में सबूत के तौर पर भी किया जा सकता है और इससे फ्यूचर के लिए सुरक्षा में सुधार भी किया जा सकता है। वो कैसे, वो भी बता देती हूँ, क्योंकि सीवीआर की रिकॉर्डिंग की जांच करके डीजीसीए या एफएए भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियम और ट्रेनिंग में सुधार करते हैं। सीवीआर हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है, जिससे जांच करने वालों को ये समझने में मदद मिलती है कि घटना कब और कैसे हुई। आमतौर पर सीवीआर को विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि माना जाता है कि ये हिस्सा सबसे आखिर में हादसे का शिकार होता है, जिस कारण ये बच भी जाता है। ब्लैक बॉक्स में डेटा एनालिसिस करने में कितना समय लग जाता है, तो आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और सीवीआर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जा सकता है, जिस दौरान हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पायलटों की बातचीत को भी एनालाइज किया जाता है और जांच अधिकारी इस बात का एनालाइज करते हैं कि क्या पायलटों को पता था कि विमान हादसे की ओर बढ़ रहा है, और ये भी पता लगाया जाता है कि विमान को काबू करने में आखिर उन्हें क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी का उन्हें सामना उस वक्त करना पड़ा था। फिर सीवीआर और एफडीआर डेटा को दूसरे सबूतों जैसे मलबों की जांच और गवाहों के बयानों के साथ मिलाकर फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भले ही प्लेन क्रैश का राज खोजने में ब्लैक बॉक्स काफी हद तक विश्वसनीय है, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। कभी कभी इसका डेटा मिट भी जाता है। जी हाँ, इसका उदाहरण 19 दिसंबर 2024 को जब 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से साउथ कोरिया जा रहा जेजू एयर का प्लेन क्रैश होना है। इस हादसे में 189 लोगों की मौत हो गई थी। इसका ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया था, लेकिन एनटीएसबी के विश्लेषण से पता चला कि इसमें उड़ान के आखिरी कुछ मिनटों का
जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो सब मिट चुका है, वो सब डिलीट हो चुका है। इसी तरह मार्च 2014 में भी हो चुका है, जब मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान 370 के कुख्यात डाउनिंग और गायब होने के मामले में खोज अभियान के दौरान ब्लैक बॉक्स से निकलने वाले संकेतों का पता नहीं चला पाए। ऐसे में ये जांच में क्या वाकई मददगार साबित होगा, क्या वाकई इससे वो डेटा निकाल लिया जाएगा जो हादसे से पहले पायलट बात कर रहे थे, जो भी उनकी बातचीत हुई थी, या क्या वहाँ पे सिचुएशन होगी, क्या वाकई में इसका पता चल पाएगा? ये फिलहाल अभी इसका जवाब बाकी है और ये जवाब तभी मिलेगा जब जांच पूरी हो जाएगी।